तो आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो कि ऑनगोइंग सीरीज़ कैपेसिटर का एक पार्ट है। तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है चार्ज की फॉर्म में। कैसे स्टैंडर्ड एनर्जी स्टोर करता है? अब इस कैपेसिटर को, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज, कहाँ से चार्ज होगा? आपको डायग्राम में एक बैटरी दिख रही होगी ये। तो ये हमारा सोर्स हो गया। इस सोर्स से क्या होता है कि हमारा चार्ज ट्रैवल करता है। तो चार्ज हमारा ट्रैवल करेगा इस रास्ते से और यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ चार्ज पहुँच जाएगा तो जो आपको रेड कलर की प्लेट दिख रही है, इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज स्टोर होने के साथ हमें अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज पहुँचाना है तो हमारी बैटरी ने कुछ वर्क डन करा है। हमारी बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ वर्क डन करा है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि V जो होता है वो क्या होता है, W/Q होता है। तो वर्क डन करा है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया, इस रेड कलर की कैपेसिटर की प्लेट पर। क्योंकि ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो या कोई भी कैपेसिटर ले लो। तो हमने इस पर क्या कर दिया, हमने इसको चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्मॉल वर्क डन कर दिया। अब ये वर्क डन क्या होता है कि वर्क डन जो है इस बैटरी, इस कैपेसिटर के अंदर एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है, या फिर एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इस कैपेसिटर के अंदर वो स्टोर हो जाता है एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है किसी भी कैपेसिटर के अंदर। तो वो अब एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, चाहे तो हम उस एनर्जी को यूज़ भी कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ से बैटरी हटा दें अब, तो बैटरी हटाने पर हमारा कौन बचेगा? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बचेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम उस कैपेसिटर को बैटरी हटाने के तुरंत बाद अगर किसी बल्ब से कनेक्ट कर दें, अगर किसी बल्ब से कनेक्ट कर दें तो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा इमीडिएटली। ठीक है ना? बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। बैटरी की एब्सेंस में कैपेसिटर उस बल्ब के लिए एज ए सोर्स काम कर रहा है। तो कैपेसिटर उसके लिए एज ए सोर्स काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए हैं कि पहले तो बैटरी चार्ज करेगी कैपेसिटर को, ठीक है जी। कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो गया और चार्ज जो स्टोर हुआ वो स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। अब वो पोटेंशियल हमने क्या करा, कुछ ही सडनली क्या करा कि जो सोर्स थी, बैटरी थी, इसको रिमूव कर दिया और बैटरी को रिमूव करके बैटरी की जगह लगा दिया हमने एक बल्ब। तो बल्ब के लग जाने से हमें एक बल्ब कंज्यूमर या रेजिस्टेंस की फॉर्म में मिल गया। तो कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज स्टोर था वो सारा का सारा बल्ब में चला जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो था बेसिकली सारा फंक्शन कि भी कैसे चार्ज स्टोर होता है, उस चार्ज का क्या काम है। बट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली बैटरी से ग्लो नहीं करा सकते थे, बल्ब को करा सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि कैपेसिटर ही बल्ब को ग्लो कराने का काम करता है। बट कैपेसिटर क्या करता है कि एक सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए, या वेन एवर द अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लक्चुएटेड फ्रॉम द सोर्स, उसको मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए वो अपना फंक्शन करता है। तो अब देखते हैं इसका फंक्शन का, इस कैपेसिटर के फंक्शन का जो रोल है वो और क्या है। तो कैपेसिटर को हम समझने के लिए देखते हैं कि इसका डेरिवेशन अब किस तरीके से हम इसमें करेंगे। तो आप मोटा मोटा देख रहे होंगे, तो इसमें एक चार्ज का रोल आ रहा है, एक पोटेंशियल का रोल आ रहा है, एक वर्क डन का रोल आ रहा है। यही हमारा इसका लॉजिक भी है, यही हमारा इसका प्राइमरी लॉजिक भी है। तो अब हम इसका कर लेते हैं डेरिवेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं इसका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। किस केस में? कैपेसिटर के केस में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा डेरिवेशन है। तो अब तक जो हमने समझा वो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में समझा, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा, और हमने देखा रियलिस्टिकली हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम उसको किए। अब हम ये मानकर चलते हैं कि ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, किसी समय पर, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एट एनी इंस्टेंट, जो प्लेट 1 और प्लेट 2 हैं कैपेसिटर की, जो प्लेट 1 और प्लेट 2 हैं कैपेसिटर की, उनके ऊपर क्या हुआ, कैपेसिटर ने एक 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 पॉजिटिव की तरफ से प्लस क्यू चार्ज ले लिया, प्लस क्यू डैश,
और नेगेटिव वाले ने ले लिया माइनस क्यू डैश। तो इस तरीके से हमारे इसके ऊपर चार्ज इकट्ठे हो गए, डैश की फॉर्म में लेके चल रहे हैं हम शुरू में। अब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इनके बीच में वो वी डैश होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में। तो हम उसे कैसे राइट कर सकते हैं, हम उसे ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको पोटेंशियल को किस तरीके से राइट कर सकते हैं, एट द स्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश होगा और प्लेट्स पर। तो अब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं देखेंगे ज़रा। अब हमने इन प्लेट्स को हम ये लेट करके चलते हैं, सपोज करके चलते हैं, सपोज नाउ ए स्मॉल चार्ज dq डैश इज ट्रांसफर्ड। तो किसी बैटरी से हम ये मानकर चलते हैं कि dq डैश चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और वो प्लेट 1 और 2 पर स्टोर हो गया, ठीक है ना, टू दी प्लेट्स। तो इतना ट्रांसफ़र होने के बाद हमारा वर्क डन क्या होगा, हमारा वर्क डन भी स्मॉल होगा, dw इज इक्वल टू वी डैश, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश है और हमने जो चार्ज दिया है वो dq डैश है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा ये कौन से फॉर्मूले से आ रहा है, ये आ रहा है आपको बेसिकली v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले से। यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले से। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन बेसिकली ये आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू डैश। अब क्या करें हमने, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। लिमिट्स क्या लेंगे हम, लिमिट्स लेंगे इसकी हम लिमिट्स लेंगे, शुरू में आप में मान के चलते हैं 0 उसके ऊपर चार्ज था और फाइनली हम मान के चलते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज आएगा वो Q आएगा, ठीक है। और DW की हमने क्या कैलकुलेशन करी है, अभी DW की कैलकुलेशन करी है हमने अभी V डैश इंटू DQ डैश। अब हम V डैश की यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। V डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, V डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से अगर हम देखें इस फॉर्मूले से देखें तो V डैश हमारा निकल कर आ जाएगा, V डैश इज इक्वल टू हमारा बनकर आता है Q डैश अपॉन C। तो ये हमारा बनकर आता है, V डैश को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर Q तक और V डैश की जगह हम पुट कर देते हैं Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश। ये हमारा बेसिकली बनकर आ गया एक इंटीग्रेशन के लिए इक्वेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते तो आप देखेंगे इसमें जो C है वो तो कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटेंस है, और जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो 0 से लेके Q तक लिमिट्स के अंदर हो रहा है। और किसका हो रहा है इंटीग्रेशन, Q डैश का, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, Q डैश, डी क्यू डैश या Q डैश के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और Q डैश का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इसके फॉर्मूले से, वो हो जाएगा Q की पावर 2 डिवाइड बाय 2। ये हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आएगा डैश वाला। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर देंगे, तो Q डैश स्क्वायर में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन C, 2 को भी आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर बचा Q डैश स्क्वायर, Q डैश स्क्वायर में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट आ जाएगी Q स्क्वायर माइनस एज पर द इंटीग्रेशन फार्मूला, और फिर पुट करते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0 का स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिकली बनकर आया इक्वेशन आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। तो हमारे पास 0 तो 0 स्क्वायर होकर 0 खत्म हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बचेगा। तो 1/2C का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये W आ गया हमारे पास। यही जो W है, यही जो वर्क डन है, ये क्या हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो दिस वर्क डन is stored as a electric potential energy, electric potential energy। कहाँ पर, किसमें, कैपेसिटर में, पोटेंशियल एनर्जी U, कैपिटल U ऑफ द कैपेसिटर। तो अब ये कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, W को रिप्लेस कर देंगे हम U से।
तो ये हो जाएगा फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हम इसको, ये जो इक्वेशन हमारी बनकर आई है, ये जो फॉर्मूला हमारा बनकर आया है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, इसको चेंज भी कर सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी की मदद से, कुछ और फॉर्म में वी कैन राइट विद द डिफरेंट टाइप। तो इक्वेशन 1 ये बनकर आ सकती है हमारी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इक्वेशन 2 अगर हम Q की जगह सी वी रख दें यहाँ पर, ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ, Q की जगह क्या आएगा, C का स्क्वायर V का स्क्वायर डिवाइड बाय C। एक C से C कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा हाफ C V का स्क्वायर। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी स्टोर की, सेकंड इक्वेशन हमारी आ जाती है। हमारी थर्ड इक्वेशन भी बन सकती है इससे। इस बार अगर हम इस बार हमने Q रखा है, इस बार हम Q ना रखकर C रख दें, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन भी आ जाती है। तो इफ़ C इज इक्वल टू Q अपॉन V पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो अगर हम ऐसा कर दें तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और C की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, Q बाय V। तो V ऊपर पहुंच जाएगा, U इज इक्वल टू, और एक Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू Q V। तो ये हमारे पास थर्ड पॉसिबल इक्वेशन आ गई, किसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास बेसिकली 3 इक्वेशन बन गई एनर्जी स्टोर की। फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि अगर आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। दूसरी इक्वेशन जो आपको आई यहाँ पर आई, अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो आप इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन 2 को। और अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटेंस पोटेंशियल के लिए इक्वेशन 2 यूज़ होगी, चार्ज और पोटेंशियल के लिए इक्वेशन 3 यूज़ होगी, और चार्ज और कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन 1 यूज़ होगी। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर की एक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते हैं, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं कुछ और चीज़ें, वो क्या होंगी देखते हैं ज़रा। हम इसकी मदद से, एनर्जी स्टोर्ड की मदद से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं, उस टर्म का नाम है एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम है उसका, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, जैसा कि आप डेंसिटी अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे, उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, किसी भी कैपेसिटर के अंदर कैसे डिफाइन होगी इस एनर्जी स्टोर की डेफिनेशन अगर हम दें, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी stored per unit वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर एनर्जी डेंसिटी की बात आए तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो कैपेसिटर को हम शुरू में मानकर चलते हैं, हमारे पास जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आता है, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया डिवाइड बाय उन प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो इस प्लेट का एरिया और इनके बीच की डिस्टेंस D, और जिस इन्वायरमेंट में रखे हुए एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या करा, इफ़ द चार्ज ऑन अ प्लेट इज प्लस Q माइनस Q, हमने उसको दिया, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा हमें पता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाता है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास A हो जाता है। इस इक्वेशन से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A और E। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने Q की वैल्यू निकाल ली, और हमारे पास ऊपर C की वैल्यू भी है। तो अब हम Q और C की वैल्यू उठा के रख देंगे एनर्जी वाले फॉर्मूले में, जो इक्वेशन 1 हमने अभी ड्राइव करी थी। तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर की इक्वेशन क्या हमने ड्राइव करी थी, वी नो U यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर होता है हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो सी तो हमारे पास ये रहा यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको बोल सकते हैं, और क्यू ये रहा हमारे पास इक्वेशन 2 हम इसको बोल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर हम रख देते हैं इस में। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ, क्यू की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, क्यू की जगह हम रिप्लेस कर देंगे हमारे पास जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए ई, एप्सिलॉन नॉट ए ई, और वो भी स्क्वायर की फॉर्म में। तो एप्सिलॉन नॉट ए ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से आएगी, वो क्या है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ब्रैकेट के अंदर। तो अब इसको इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे और हमारा जो है हम एनर्जी डेंसिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो हाफ तो एज इट इज़ बाहर आएगा, कोई उसमें नहीं होने वाला, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और नीचे से डी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, नीचे से डी ऊपर पहुंच जाएगा। तो नीचे से डी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, नीचे से डी ऊपर पहुंचने के बाद अब हमारे पास नीचे कौन कौन बचता है, एप्सिलॉन और ए। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट जाएगा, एक बचेगा, एक एरिया से एक एरिया कट जाएगा, एरिया बचेगा। तो U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, हाफ, एक एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, एक एरिया बचा हुआ है, एक डी बची हुई है, और एक हमारे पास बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी। और एज पर द डेफिनेशन, हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो एनर्जी तो हमारे पास आ गई, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे स्टोर करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसका वॉल्यूम बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे, बट ए इंटू डी, एरिया प्लेट का और उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो वॉल्यूम होती है हमारे लिए, वॉल्यूम होता है हमारे लिए ऑफ द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये हमारा बेसिकली एक वॉल्यूम आ जाता है। अब एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्मॉल यू से तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल यू एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या बनाया हमने अभी, यू, कैपिटल यू डिवाइड बाय वॉल्यूम में हमारा ए इंटू डी, और एनर्जी हमने अभी अभी क्या बनाई है, एनर्जी हमने अभी अभी बनाई है, जो फार्मूला हमारा बनकर आया है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय ए डी से ए डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी डेंसिटी जो आ गई हमारी, वो आ गई एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ रह जाएगा हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या फार्मूला आ गया, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया आपका। अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है एसआई, तो एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है जूल पर मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े या आपको न्यूमेरिकल में इसको दिया गया हो, तो ये इस तरीके से हो सकता है। तो हमने इसको ड्राइव कर लिया। और अगर मान लीजिए इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक आ जाए, ठीक है ना, तो एनर्जी डेंसिटी, अमेजिंग फैक्ट्स हैं ये, एनर्जी डेंसिटी विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, तो हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो कैपेसिटेंस में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा जो अभी हमने पीछे प्रीवियस फार्मूला लिखा था इनिशियली, ये वाला इक्वेशन 1 जिसको माना था, तो अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक फिल होने से के टाइम्स हो जाता है ये कैपेसिटेंस। तो वही फ़र्क यहाँ पर भी दिखेगा फाइनल उसमें, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। बस हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस समय, स्मॉल यू इज इक्वल टू, वो है के टाइम्स हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होने वाला उसमें, एप्सिलॉन नॉट, आपको इसमें के से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यानी कि इसमें के और आ जाएगा। तो ये के आ जाने से हमारा बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक। तो ये तो रहे आपके 3 अमेजिंग फैक्ट्स। कौन कौन से, पहला तो आपको इसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है, वो ये वाला है। सबसे पहला तो आपको एनर्जी डेंसिटी ही एक यूनिक टॉपिक लगेगा, दूसरा इसका एसआई यूनिट हो गया, तीसरा आपका डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है,
So that is what today we have covered energy stored in a capacitor as well as energy density और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा. सो आप इसको होमवर्क में क्या करेंगे, इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 टाइम्स रफ नोटबुक में. प्रैक्टिस 2 टाइम्स, आपको 2 टाइम्स करके देखना है, जिससे कि आपका एक तरीके से इसका होमवर्क भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये रेडी भी हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.